देखिए, इसको शुरू करते हैं हम। इसको जल्दी से खत्म करना है ये एक्ट। 71 सेक्शन से 71 ज्यादा कोई खास नहीं है सेक्शन, बस थोड़ा सा इसको पढ़ना है। ये कहता है मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करने में प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की प्रक्रिया। वो कहता है कि मंजिली गाड़ी के लिए जब परमिट देगा प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण तो क्या प्रक्रिया का पालन करेगा। तो इसमें पहला क्लॉज कहता है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन पर विचार करते समय अधिनियम के उद्देश्यों को ध्यान में रखेगा। सिंपल सी बात है कि अधिनियम के जो मूल उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखा जाएगा जब भी परमिट इशू किया जाएगा। दूसरा इसका समाप्त हो चुका है, सॉरी दूसरा है, हाँ इसका पहला समाप्त हो चुका है। दूसरा है पॉइंट इसमें, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजिली गाड़ी परमिट मंजूर करने से उस दशा में इनकार करेगा यदि दी गई किसी समय सारणी से यह प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के गति संबंधी उन उपबंधों का जिस गति से यान चलाए जा सकते उल्लंघन होने की संभावना है। परंतु भी है इसमें, परंतु ऐसे इनकार करने से पूर्व आवेदक को समय सारणी को ऐसे संशोधित करने का अवसर दिया जाएगा जिसमें वह उक्त उपबंधों के अनुसार अनुकूल हो जाए। तो ये कह रहा है कि भाई गति संबंधी अगर किसी नियम का उल्लंघन होता है तो वो इनकार कर सकता है। कब वो इनकार कर सकता है? गति संबंधी नियमों का उल्लंघन होता है। गति संबंधी कोई नियम का उल्लंघन होता है जो समय सारणी पे आपने दिया है, आवेदन किया है, और उनको लगता है कि ऐसा अगर वाहन चलाया जाएगा तो जो गति का नियम है इनका, गति फिक्स कर रखी रहती है कि भाई इतने के इतने हिसाब से चलेगी, और उनको लगता है कि जिस टाइम आपने दिया उस टाइम इतनी गति से नहीं होना चाहिए, तो वो आपका जो है अनुज्ञप्ति क्या कहते हैं, मंजिली गाड़ी की जो परमिट है वो देने से मना कर सकते हैं। लेकिन आपको समय भी दिया जाएगा कि आप उसमें परिवर्तन कर लो, टाइम पीरियड में परिवर्तन कर लो, तो इसका परिवर्तन करने का भी अवसर दिया जाएगा। कोई खास नहीं है हालांकि, परंतु लिखा है परंतु ऐसे इनकार करने से पूर्व आवेदक को हो गया। अब तीसरा है, तीसरे में एबीसी करके लिखा है जिसमें केंद्र सरकार के बारे में है, केंद्र सरकार के नियमों के अनुसार। पहला कहता है ए, राज्य सरकार यदि केंद्र सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़कों की दशा और अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार निर्दिष्ट किया जाए जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि 5 लाख से अन्यून जनसंख्या वाले शहरों में नगर मार्गों पर प्रचालित होने वाली साधारण मंजिली गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की मंजिली गाड़ी की संख्या को जो अधिसूचना में नियत करे विनिर्दिष्ट की जाए, सीमित करे। तो ये सीमित की बात कह रहा है, कैसी जनसंख्या? जहां 5 लाख, जहां 5 लाख तक के, अगर केंद्र सरकार ने ऐसा निर्देश दिया है, अधिसूचना वगैरह जारी कर दी, तो भाई जो 5 लाख तक की आबादी वाले शहर हैं, नगर हैं, कस्बे हैं, वहां पे जो है वाहनों की संख्या सीमित की जाए। काय की? सीमित करने के लिए वाहनों की संख्या सीमित की जाए। तो इसके लिए अगर सीमित की संख्या है तो अगर मान लो वो संख्या हो जाती तो ये मने कर सकते हैं, इनकार कर सकते हैं, ताकि वाहनों की जो भीड़ भाड़ है कुल मिला के उसको कम करने के उद्देश्य से अगर केंद्र सरकार ने ऐसा बनाया। तो कैसी जनसंख्या के लिए? 5 लाख तक के लिए ऐसा प्रोविजन कर सकते हैं। दूसरा कहता है जहां मंजिली गाड़ी की संख्या खंड का के अधीन नियत की गई है वहां राज्य सरकार राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए मंजिली गाड़ी परमिटों का कुछ प्रतिशत उसी अनुपात में जैसा राज्य में लोक सेवाओं की सीधी भर्ती द्वारा की गई नियुक्तियों के मामले में है आरक्षित करेगी। ये भी याद रखना, ये क्या करें, SC ST का कोटा भी बना देगी, SC ST का। तो कोटा की बात है, सीधी सीधी बात है, ये कोटे की बात कह रहा है कि अगर मान लो ये कोटा कब तय करेगी? जब ये लिमिट होगी, अगर सीमित गाड़ियों की संख्या है कि भैया इससे ज्यादा गाड़ी इस शहर में नहीं चलेगी, एक निश्चित मात्रा तय कर दी है तो भाई इतनी गाड़ियां इस शहर में चल सकती हैं, तो अगर इस तरीके की बात है तो फिर कोटा भी बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें यही कह रहा है कि जैसी परीक्षाओं में भर्तियों में दी जाती है नियुक्ति, उस हिसाब से ये क्या कर देंगे, SC ST का कोटा फिट कर देंगे, है ना। अगला कहता है लेकिन कोटा कब होगा? कोटा तभी होगा जब गाड़ियों की संख्या सीमित हो, वैसे नहीं होगा, है ना। तो ये भी याद रखना। अगला कहता है जहां मंजिली गाड़ियों की संख्या खंड का के अधीन नियत की गई है वहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के लिए परमिटों की ऐसी संख्या जो खंड खा के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत की जाए आरक्षित करेगी। ये क्या कह रहा है कि मंजिली गाड़ियों की संख्या खंड का के अधीन, मंजिली गाड़ियों में भी सेम वही बात कह रहा है कि SC ST का जो कोटा है अगर तय कर रखी है, सीमित कर रखी है संख्या, तो इसमें भी क्या किया जा सकता है, कोटा की
दिया जा सकता है। अगला कहता है डी, इसमें परमिटों की ऐसी संख्या जो खंड गांव में निर्दिष्ट है आरक्षित रखने के पश्चात प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण किसी आवेदन पर विचार करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। अब ये बातें बता रहे हैं कि भाई जब सब सीटें वगैरह जब आरक्षित हो जाती हैं तो जो प्रादेशिक प्राधिकरण है वो कौन कौन सी बातों को जब आप आवेदन करोगे तो किन बातों को वो ध्यान में रखेगा। पहला कहता है आवेदक का वित्तीय स्वायत्त देखेगा, उसका आर्थिक आधार देखेगा। दूसरा, मंजली गाड़ी प्रचालक के रूप में समाधानप्रद कार्य जिसके अंतर्गत कर का संदाय भी है यदि आवेदक मंजली गाड़ी सेवा का प्रचालक है या रहा है, तो मतलब जो भी टैक्स वगैरह उसके बारे में भी देखेगा कि भाई इनने चुका दिया है या नहीं चुका दिया है। अगला है ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए, तो अन्य नॉर्मल जो विषय होते हैं जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए उन सबको ये क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, पहले वित्तीय स्वायत्त देखा जाएगा, स्थायित्व स्थायित्व देखा जाएगा कि आर्थिक स्थिति वगैरह जो है कैसी है। उसके बाद आपका जो भी टैक्स वगैरह बनता है वो सारी चीजें देखी जाएंगी और अन्य नियम जो राज्य सरकार ने विहित किए जाए वो सारी चीजें। परंतु कहता है परंतु अन्य शर्तों के समान रहने पर परमिटों के लिए निम्नलिखित से प्राप्त आवेदनों को अधिमान्यता दी जाएगी। ये कह रहा है कि शर्तों तो है ही लेकिन जो नीचे किस्म बताई गई है कि उनको विधि मान्यता क्या दी जाएगी, प्राथमिकता। अधिमानता मतलब इनको प्राथमिकता दी जाएगी जब ये परमिट जारी किए जाएंगे। तो नीचे लिखा है राज्य परिवहन उपक्रम, मतलब राज्य परिवहन उपक्रम है तो इनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी। दूसरा, सहकारी सोसाइटी जो तत्समय प्रबंध किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्री की समझी गई, तो कोई सहकारी सोसाइटी वगैरह वाले हम जो परमिट चाहते हैं तो इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक, अगर कोई भूतपूर्व सैनिक है तो इनको भी प्राथमिकता दी जाएगी। भूतपूर्व सैनिक में क्या होता है, लोकपाल कुछ सेवाएं ऐसी होती है शॉर्ट कमीशन में जो लोग काम करते हैं तो उसको सरकार को थोड़े लाभ देती है, इसीलिए अब कोई शॉर्ट कमीशन में सर्विस करके आया है पूरी, वो 40 45 50 साल में रिटायर्ड हो जाते हैं शॉर्ट कमीशन में। अब रिटायर होके आते हैं तो फिर उसके बाद वो कुछ काम वगैरह करते हैं तो उस वजह से इन लोगों को छूट दी जाती है। चौथा कहता है व्यक्तियों का कोई अन्य वर्ग या प्रवर्ग जिसे राज्य सरकार ऐसे कारणों से जो लिखबद्ध किए जाएंगे आवश्यक समझे। अन्य कोई वर्ग हो सकता है, तो कौन कौन हो सकता है, जिस तो स्वाभाविक सी बात है एक राज्य परिवहन हो सकता है, सहकारी सोसाइटी हो सकती है, सैनिक वगैरह हो सकते हैं भूतपूर्व। इसके अलावा जो अन्य कोई व्यक्ति हो सकते हैं जो राज्य सरकार उद्घोषित करे। चौथा और पांचवा समाप्त हो गया है, इसमें स्पष्टीकरण छोड़ दीजिए, कंपनी का अर्थ बताया है। इसके बाद देखिए 72, ये काफी बड़ा है। 72 देखिए 72 कहता है मंजली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। तो परमिटों का दिया जाना सेक्शन जरूर इंपॉर्टेंट है, तो ये सेक्शन जरूर याद रखें आप। अंदर एक बार अपन पढ़ रहे हैं लेकिन हाँ सेक्शन सेक्शन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि मंजली गाड़ी परमिटों के दिए जाने से संबंधित धारा है, बस इतना ही आपसे पूछा जा सकता है और बाकी एक आध दो चीज शायद अंदर निकलेगी तो देखेंगे। मंजली गाड़ी पर मंजली गाड़ी परमिटों का दिया जाना। तो मंजली गाड़ी के परमिट से संबंधित है, ये आपको याद रखना है, सेक्शन इंपॉर्टेंट है, सेक्शन याद रखना है। बाकी देखते हैं क्या है अंदर। देखिए पहला कहता है धारा 71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 70 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर उस आवेदक के अनुसार या ऐसे उपांतरों सहित जो वह ठीक समझता है मंजली गाड़ी परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार कर सकता है। सीधी सीधी बात कह रहा है, जो अपन ने ऊपर सेक्शन पढ़ा है उन शर्तों को ध्यान में रखते हुए कौन देता है परमिट ये भी याद रखना है आपको। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ये भी याद रखना है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, ठीक है, इसके द्वारा दिए जाते हैं परमिट। तो परमिट कौन देता है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण जो है उसके द्वारा दिए जाएंगे, जो धारा 71 की शर्तें हैं उसको ध्यान में रखते हुए। दे भी सकता है वो इनकार भी कर सकता है, जैसी भी स्थिति हुई, अगर देने लायक है तो दे देगा, अगर नहीं देने लायक है तो इनकार कर देगा। परंतु ऐसा कोई परमिट ऐसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदक में विनिर्दिष्ट नहीं। ये तो आप जानते हैं, जब आपने आवेदन ही नहीं किया है तो ऐसा थोड़ी ना है कि आपने ए वाले मार्ग के लिए आवेदन करा और बी वाले मार्ग के लिए आपको परमिट दे दिया जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो यही लिखा है नीचे कि परंतु ऐसा कोई परमिट जैसे किसी मार्ग या क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं है।
तो जब तक आपने आवेदन में बताया ही नहीं है वो क्षेत्र, उस क्षेत्र के लिए थोड़ी ना दिया जा सकता है कि बोले हम यहाँ नहीं दे रहे, बोले यहाँ दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। जहाँ के लिए मांगा है आपने वहीं दिया जाएगा या इनकार किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि आप यहाँ मत लो, यहाँ पे कर दो। तो इस तरीके का नहीं, जब आवेदन में जो किया है उसी के हिसाब से दिया जाएगा। दूसरा कहता है इसका, यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का विनिश्चय करता है कि मंजिली गाड़ी परमिट दिया जाए तो वह विनिर्दिष्ट वर्णन की मंजिली गाड़ी के लिए परमिट दे सकता है तथा ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तों के रूप में एक या अधिक लगा सकता है। तो सिंपल सा कह रहा है कि अगर वो आवश्यक समझता है कि परमिट देना चाहिए, उसको लगता है कि परमिट देना ठीक है, तो वो आपको परमिट दे सकता है। साथ ही साथ कुछ शर्तें लगा सकता है। तो शर्तें एक बार पढ़ लेते हैं, शर्तें काफी हैं इसमें, 25 के करीब शर्तें होंगी, 24 के करीब शर्तें हैं। तो शर्तें देखिए क्या कहता है। पहली शर्त क्या लगा सकता है, ये आवश्यक नहीं है, लगाना चाहे तो लगा सकता है या इनमें से कुछ लगा सकता है, पूरी लगा, जैसी भी स्थिति हो, है ना। पहला कहता है यानों का उपयोग किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में ही या विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों पर ही किया जाए। सिंपल सी बात है। ये शर्त लगाता है कि भाई आपको जैसा लाइसेंस दिया जा रहा है उसके ही अनुसार आप क्या करेंगे, उसका पालन करेंगे, या कोई क्षेत्र विशेष है या कोई रास्ता जो वो तय किया गया है, जो आपके परमिट में तय किया गया है कि इस रूट पे गाड़ी चलेगी, तो वो ये क्या शर्त लगा सकता है कि इसका इस्तेमाल आप यहीं करेंगे। दूसरी शर्त है मंजिली गाड़ी का प्रचालन किसी विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारंभ किया जाएगा। मतलब कोई तारीख वगैरह तय हो सकती है कि तब से आप चालू करेंगे, तो वो भी शर्त लगाई जा सकती है। या विनिर्दिष्ट तारीख से प्रारंभ किया जाएगा। हाँ, मंजिली गाड़ी का प्रचालन मतलब प्रारंभ करना, चालू करना किसी विनिर्दिष्ट जो भी तारीख दी जाए उससे चालू किया जाएगा। अगला, किसी मार्ग या क्षेत्र के संबंध में साधारणतः या किन्हीं शर्तों किसी विनिर्दिष्ट दिनों और अवसरों पर उपलब्ध किए जाने वाले दैनिक ट्रिपों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या। मतलब दैनिक ट्रिपों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या भी निश्चित की जा सकती है कि एक दिन में आप कम से कम कितना ट्रिप कर सकते हो और अधिकतम कितनी ट्रिप कर सकते हैं। मतलब एक एक न्यूनतम ट्रिप का मतलब है कि इतनी ट्रिप तो आपको करनी ही पड़ेंगी, और अधिकतम है कि इससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो दोनों बातें वो तय कर सकता है। अगला है, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित मंजिली गाड़ी की समय सारणी की प्रति या यानों पर तथा मार्ग पर या उस क्षेत्र के भीतर विनिर्दिष्ट अड्डों पर और विराम स्थानों पर प्रदर्शित की जाएंगी। ये समय सारणी के बारे में कह रहा है कि जो भी टाइम टेबल होता है आपका, टाइम टेबल जो है आप कहाँ कहाँ लगाएंगे, जहां आपकी बस खड़ी होती है वहां लगाएंगे। बस पर भी, बस तो कह रहा हूँ मैं, मंजिली गाड़ी का मतलब उदाहरण तो बस ही है, और भी मान लीजिए मंजिली गाड़ी हो सकती है। तो मान लीजिए जो आपका स्टैंड है वहां पे लगाना पड़ेगा आपको, बस पे लगाना पड़ेगा, है ना। और कहाँ कह रहा है, मार्ग वगैरह जहाँ से गाड़ी वगैरह गुजरती जाती, स्टॉपेज वगैरह जो होते हैं वहां सब पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, कोई जो भी टाइम टेबल होता है गाड़ियों का आने जाने का वो लगाना पड़ेगा। इसके बारे में भी कह सकता है। अगला कहता है मंजिली गाड़ी के प्रचालन में अनुमोदित समय सारणी से अंतर उतने मार्जिन तक ही होगा जितने प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण समय समय पर विनिर्दिष्ट करे। ये क्या कह रहा है, मंजिली गाड़ी के प्रचालन में अनुमोदित समय सारणी में अंतर, ये कह रहा है कि मार्जिन केवल उतना ही दिया जाएगा जितना आवश्यक। मार्जिन मतलब अंतर, जो अंतर होता है ना गाड़ी में आने जाने का, कि भाई इतने टाइम तक आती, तो एक थोड़ा बहुत मार्जिन जो रहता है उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं रहेगा। अगला कहता है नगर पालिका की सीमाओं तथा ऐसे अन्य क्षेत्रों और स्थानों के अंदर जो विहित किए जाएं यात्रियों या माल को विनिर्दिष्ट समय विनिर्दिष्ट स्थानों के सिवाय कहीं और चढ़ाया या उतारा नहीं जाए। ये भी तय कर सकते हैं कि जब आपकी वाली कोई मंजिली गाड़ी है तो माल चढ़ाना उतारना, तो ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े होकर माल उतारे। कोई क्षेत्र, कोई एरिया विस्तृत हो सकता है, नगर पालिका, नगर निगम मतलब शहरों के क्षेत्र में जब आप शहर में जाते हैं तो आप जानते पर्टिकुलर एरिया होता है, वहीं उतारा जाता है माल। ऐसा नहीं कि कहीं भी खड़े हो गए माल उतारने लगे, है ना। तो उस तरीके का नहीं, एक पर्टिकुलर एरिया होता है वहां पे आप माल उठाते हैं, छोटी छोटी गाड़ियों से जो है शहर के अंदर जाता है माल, तो वो इसी तरीके की बात कह रहा है। तो उस तरीके का पर्टिकुलर एरिया जो है निर्धारित किया जा सकता है। अगला, यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जिसे मंजिली गाड़ी में या तो सुधारण साधारणतः अथवा विनिर्दिष्ट अवसरों पर अथवा विनिर्दिष्ट समयों पर और ऋतुओं में ले जाया जा सकेगा। तो ये सामान की संख्या, यात्रियों की संख्या, लगेज जो वजन होता है, क्या कहते हैं सामान का, लगेज का जो वेट होता है वो भी तय कर सकते हैं कि एक यात्री के साथ कितना वेट हो सकता है, ला सकता है, कितने यात्री आ सकते हैं। अलग अलग सीजन वाइज भी तय कर सकते हैं वो सामान वगैरह भी। ये भी आगे कहता है यात्रियों के सामान का वजन और स्वरूप जो निःशुल्क ले जाया जाएगा, सामान का वह कुल वजन जिसे हर यात्री के लिए ले जाया जाएगा, तथा वे इंतजाम जो यात्रियों को असुविधा पहुंचाए बिना
सामान ले जाने के लिए किए जाएंगे। तो ये स्वाभाविक सी बात है, मंजिली गाड़ी है तो इसमें ये भी तय कर सकते हैं कि यात्री जो है कितना सामान अपने संग फ्री ले जा सकता है। मतलब एक लिमिट होती है ना कि 1 बैग 2 बैग ये तो आप फ्री ले जा सकते हैं, इससे ऊपर अगर आप ले जाते हैं तो उसका किराया अलग से, मतलब सामान का किराया अलग से देना पड़ेगा। तो इस बारे में भी ये तय कर सकते हैं, नियम बना सकते हैं कि इस तरीके का होगा। और यात्रियों की सुविधा वगैरह के लिए भी नियम बना सकते हैं। अगला कहता है 9वां, प्रभार की वह दर जो यात्रियों के निःशुल्क ले जाने वाले सामान से अधिक सामान के लिए उद्घृत की जाएगी। ये कह रहा है कि निःशुल्क के अतिरिक्त अगर आप एक्स्ट्रा सामान ले, आपने देखा भी हो नॉर्मली आप बस में थोड़ा बहुत बैग ले जाओ कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन अब जब आप एक्स्ट्रा सामान ले जाते हो तो वो बस वाला जो सामान है उसका भी किराया आपसे ले लेता है, एक्स्ट्रा अगर ज्यादा ले जाते हो। तो उसी के बारे में कह रहा है कि वो दर क्या होगी, उसको भी निश्चित किया जा सकता है कि जो एक्स्ट्रा सामान वो ले जा रहा है, एक फ्री सामान है जो आप ले जा सकते हो, उतनी उसका तो आप ले जा सकते हो, उससे एक्स्ट्रा ले जा रहा हो तो उसका शुल्क देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, तो वो रकम को भी तय किया जा सकता है। अगला कहता है विनिर्दिष्ट किस्म के यान जिसमें अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी लगी होगी उपयोग में लाए जाएंगे। तो ये कह रहा है विनिर्दिष्ट किस्म के, जैसी भी किस्म बताई जाए उसके उसके हिसाब में अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी लगी हो उपयोग में लाए जाएंगे। परंतु लिखा है परंतु परमिट के साथ इस शर्त के लगाए जाने से उस तारीख को प्रचलित किसी यान का निरंतर उपयोग अनुमोदित विनिर्देशन के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना नहीं रुकेगा। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विनिर्दिष्ट किस्म के यान जिसमें अनुमोदित विनिर्देशों के अनुरूप बॉडी लगी हो उपयोग में लाए जा सकेंगे। ये क्या प्रयोग, मतलब जैसा भी प्रकार बताया जाए जो वाहन के साथ इस्तेमाल किए जा सकते हैं अलग से, तो ये कह रहा है उस तरीके के वाहनों का क्या किया जा सकता है, इस्तेमाल किया जा सकता है। कोई बॉडी लगी हो जिसमें अलग से जो जुड़ जाते हैं ना, अटैच हो जाती है, तो उनके बारे में कह रहा है उस तरीके के जो वाहन है इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। परंतु कहता है इसका कि परंतु परमिट के साथ इस शर्त में लगाए जाने से उस तारीख को प्रचालित किसी यान का निरंतर उपयोग अनुमोदित विनिर्देशों के प्रकाशन की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए किया जाना नहीं रुकेगा। तो ये कह रहा है 2 वर्ष तक लगे रहेंगे, मतलब 2 वर्ष तक आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो तारीख आपने सरकार ने वो निकाला है नोटिफिकेशन, उसके 2 वर्ष तक उसका इस्तेमाल किया जा सकता है जो भी लगे हैं उसमें। अगला कहता है यानों में आराम और सफाई के विनिर्दिष्ट स्तर बनाए रखना, कि भाई आराम की सुविधा और सफाई, साफ सफाई के बारे में वे शर्तें जिन पर मंजिली गाड़ी से यात्रियों के साथ साथ यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकता है। तो ये सारी शर्तें लगाई जा सकती हैं यात्रियों के माल के बारे में, यात्रियों के बारे में। और क्या है, अगला है किराया अनुमोदित यात्री किराया सारणी के अनुसार प्रभावित किया जाएगा। तो ये कह रहा है जैसा भी तय किया गया है वो जो यात्री सारणी है उसके अनुसार ही किराया वगैरह वसूला जाएगा। आगे कह रहा है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित यात्री किराया सारणी की एक प्रति या उससे उदाहरण तथा विशिष्ट अवसरों के लिए ऐसे अनुमोदित कोई विशेष यात्री किराए या यात्री किराया दरों की विशिष्टियां मंजिली गाड़ी पर तथा विनिर्दिष्ट अड्डों तथा विराम स्थलों पर प्रदर्शित की जाएंगी। वही वाली बात फिर से कह रहा है कि जो गाड़ी वगैरह पे लगाए जाएंगे और जहाँ विराम स्थल होता है ना, जहाँ यात्री वेटिंग पर करते हैं वाहन की, वहां सब जगह क्या लगाया जाएगा, वो तालिका जो होती है वो लगाई जाएगी किराए की, शुल्क की। आगे कहता है यात्रियों को विनिर्दिष्ट विशिष्टियों वाली टिकटें दी जाएंगी तथा उसमें वह यात्री किराया दिखाया हुआ होगा जो वास्तव में लिया गया है और दी गई टिकटों का अभिलेख विनिर्दिष्ट सीसी से रखा जाएगा। तो ये बारे में कहता है कि भाई टिकट किस तरीके से होंगे, और जब टिकट दोगे तो जो भी किराया आपसे वसूला जाएगा वो टिकट पे अंकित होगा कि भाई आपसे कितना किराया वगैरह लिया गया और किस तरीके के होंगे वो सारे थे। आगे कहता है यानों में ऐसी शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए डाक ले जाई जाएगी जिसके अंतर्गत उस समय के बारे में जब डाक ले जाई जानी है तथा उस प्रभार के बारे में जो उद्घृत किए जा सकते हैं शर्तें भी होती है। डाक के बारे में कहता है कि जब गाड़ी आपकी मंजिली है तो उससे डाक ले जाई जा सकती है ना, और कितने क्या दर होगा वो भी तय किया जा सकता है कि किस दर से कैसे ले जाई जाएगी। तो डाकें तो जाती ही नॉर्मल गाड़ियों से ही जाती हैं। आगे कह रहा है यान में ऐसी शर्तों पर जो विनिर्दिष्ट की जाए, अच्छा डाक का हो गया। अगला है वे यान जो परमिट के धारक द्वारा यानों के प्रचालन को बनाए रखने तथा विशेष अवसरों के लिए व्यवस्था करने के लिए रिजर्व के रूप में रखे जाने। तो रिजर्व वाहन होते हैं ना कुछ जो विशेष अवसरों पर चलते हैं, तो उसके बारे में भी नियम बना सकते हैं या शर्तें लगा सकते हैं।
वे शर्तें हैं जिन पर ऐसे किसी यान का ठेका गाड़ी के रूप में उपयोग किया जाना है। अगर कोई ठेका गाड़ी है तो ये भी शर्त लगाया जा सकता है कि अगर आपको परमिट दिया गया है विशेष अवसर पर चलाने का तो आप विशेष अवसर पर ही चलाएंगे। कोई ठेका गाड़ी तो उस हिसाब से ही आप उसका दोहन करेंगे। आगे कहता है यान के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत के लिए विनिर्दिष्ट इंतजाम किए जाएंगे। मतलब यानों को ठीक ठाक अवस्था में रखोगे, उसकी मरम्मत वगैरह के बारे में भी शर्तें लगाई जा सकती कि आप उसको अच्छी कंडीशन में रखेंगे। आगे कहता है किसी ऐसे विनिर्दिष्ट बस अड्डे या आश्रय का जिसका अनुरक्षण सरकार या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जाता है उपयोग किया जाएगा और इसे उपयोग करने के लिए कोई विनिर्दिष्ट किराया फीस दी जाएगी। तो ये कह रहा है जो बस अड्डे वगैरह होते हैं जहाँ पे बस जाती हैं, रुकती हैं, खड़ी होती हैं, तो उसके लिए भी जो चाहे वो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हो चाहे स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे हैं, तो उसके लिए भी जो भी शुल्क वगैरह जो बस खड़ी वगैरह होती है उनसे वसूले जा सकते हैं। इनका शुल्क जो भी लगता हो जो लोग देंगे वहाँ। अगला कहता है परमिट की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है विचलन शर्तों के वगैरह जो है परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। अगला कहता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम 1 माह की सूचना देने के पश्चात, पहला कहता है परमिटों की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, परमिटों के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है। तो ये कह रहा है कि भैया 1 माह पूर्व आपको आवेदन करना, अगर शर्तों में वगैरह में कोई ढील वगैरह है या छूट वगैरह देना हो तो क्या कर सकते हैं, 1 माह पूर्व आवेदन देना पड़ेगा। तो 1 माह के समय लेगा, ये 1 माह के समय या तो शर्तें लगा सकता है या हटा सकता है, दोनों ही काम कर सकता है। ठीक है। परंतु लिखा है परंतु खंड 1 में के अनुसार अनुसरण में विनिर्दिष्ट शर्तों में इस प्रकार परिवर्तन न किया जाएगा कि मूल मार्ग में जितनी दूरी आती है उससे 24 किलोमीटर से अधिक का अंतर पड़ जाए, और इन सीमाओं के अंदर कोई परिवर्तन केवल तभी किया जा सकेगा जब प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण का समाधान हो जाता है कि ऐसा परिवर्तन जनता के लिए सुविधा के लिए साधक होगा तथा समीचीन नहीं है कि उन मूल मार्ग की बाबत जिसमें ऐसा परिवर्तन किया गया या उसके किसी भाग की बाबत पृथक परमिट दिया जाए। तो ये कह रहा है परिवर्तन के लिए कह रहा है कि परिवर्तन तो करेगा लेकिन ऐसे नहीं करेगा कि 24 किलोमीटर की जो है दूरी का अंतर आ जाए, है ना। तो ये कह रहा है कि 24 किलोमीटर की दूरी का अंतर नहीं आना चाहिए। परिवर्तन करते हैं तो मार्ग जो हुआ है चेंज उसमें 24 किलोमीटर से अधिक की दूरी का परिवर्तन नहीं होगा, है ना। और अगर मान लीजिए इस तरीके का परिवर्तन हो जाता है, 24 किलोमीटर तक का परिवर्तन हो जाता है, तो उसके लिए अलग से फिर परमिट देने की आवश्यकता नहीं, जो मूल अनुज्ञप्ति दी थी ना उसी से काम चल जाएगा। तो ये कह रहे हैं अगर 24 किलोमीटर का परिवर्तन हो गया तो ऐसा नहीं कि फिर अलग से अनुज्ञप्ति देने की आवश्यकता हो, अलग से अनुज्ञप्ति वगैरह देने की आवश्यकता नहीं है। अगला कहता है परमिटों का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसी कालिक विवरणियां, आंकड़े तथा अन्य जानकारी देगा जो राज्य सरकार समय समय पर विहित करे। तो ये कह रहा है परमिट का जो भी धारक है, जो आपका जो है क्या कहते हैं परिवहन प्राधिकरण है उसको जो जानकारी देगा, कौन देगा, परमिट का धारक। जो भी परमिट धारण करता है वो व्यक्ति समय समय पर जब भी ये आप इनसे जो धारक है उससे प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है वो जानकारी मांगता है तो ये लोग उसको जानकारी देते रहेंगे समय समय पर। अगला कहता है कोई अन्य शर्तें जो विहित की जाए, और भी अन्य शर्तें हो सकती हैं जो लगा सकता है, परंतु कहता है परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण मंजूरी गाड़ी के परमिट से जो ग्रामीण क्षेत्र में प्रचालन कर रही है ऐसी किन्हीं शर्तों का अध्ययन कर सकता है। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए थोड़ी सी छूट है कि भैया जो ऊपर जो शर्तें थी जो ग्राम में वाहन चलते हैं, गाँव में जो वाहन चलते हैं उनमें छूट दी जा सकती है, देगा जरूरी नहीं, दी जा सकती है अगर वो चाहे कि ग्रामीण क्षेत्र के वाहन तो इन सारी तरीके की जो ऊपर शर्तें पड़ी हैं इन सारी तरीके की शर्तों से छूट दी जा सकती है। तो कितनी शर्तें थी इसमें, कुल 24 ही शर्तें थी इसमें। ये 24 किलोमीटर है और 24 ही शर्तें थी, है ना, 24 ही शर्तें थी इसमें। ये सामान्य सी शर्तें हैं, हालांकि इनको एक बार पढ़ लिया अब इनको दोबारा नहीं पढ़ना, नॉर्मल शर्तें, कोई खास शर्तें नहीं है, बस सेक्शन इंपॉर्टेंट है और नॉर्मल कॉमन सी शर्तें हैं। ऐसी कोई खास शर्तें नहीं है कि भाई इसमें कोई खास शर्तें हो, जो नॉर्मली वाहन के साथ लगाई जाती है सेम वही शर्तें हैं। अब देखिए सेक्शन है 73। 73 कहता है ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन। ये सब सेक्शन याद रखना, ये मंजिली गाड़ी है और ये ठेका है, ठीक है। तो ये ठेका गाड़ी के परमिट के बारे में बात कर रहा है, उसके आगे भी आएगा फिर ठेका के बाद देखिए क्या आएगा, हालांकि बड़े बड़े बनाए हैं। मोटर टैक्सियों के किराए की स्कीम आएगी फिर। देखिए ठेका गाड़ी परमिट का दिया जाना, अब ये ठेका गाड़ी की जो लीज पे चलते ठेके पे चलते उन गाड़ियों के बारे में कहता है, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह के अधीन चलते हैं उसके बारे में। ये कहता है
उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण द्वारा धारा 73 के अधीन उसे करने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे ठेका गाड़ी परमिट दे सकेगा या परमिट दे, जो पहली बात थी कि भैया आपने धारा कितने 73 किस में लिखा है, धारा 73 के अधीन जब आपने आवेदन किया था, ऊपर सॉरी गड़बड़ हो गया थोड़ा, 73 पढ़ना है पहले, 73 पढ़ना है, ठेका गाड़ी परमिट के लिए आवेदन है, उसके बाद है 74 पढ़ा ठेका। 73 कहता है ठेका गाड़ी के परमिट के लिए जिसे इस अध्याय में ठेका गाड़ी परमिट कहा गया, आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी। ये कह रहा है 73 के ठेका गाड़ी के जब आप आवेदन करते हैं तो उस आवेदन में निम्नलिखित आपको विशिष्टियां देनी पड़ेंगी। पहला कहता है यान की किस्म, उसमें बैठने के स्थान, दूसरा वह क्षेत्र जिसके लिए परमिट अपेक्षित है, तीसरा कोई अन्य विशिष्टियां जो भेद की जाए, जो नॉर्मल होती हैं वही चीजें दी जाएंगी। कहला कि आपका वाहन का किस प्रकार किस तरीके का वाहन है, उसमें बैठने की कितने यात्री आ सकते हैं बैठ सकते हैं, कहाँ के लिए आप परमिट चाहते हैं, कोई अन्य विशिष्टि जो भेद की जाए, अन्य कोई जो विशिष्टि आपसे मांगी जाती है वो आपको देनी पड़ेगी आवेदन में, ठीक है। इसके बाद 74 है, इसका परमिट होगा, आपने आवेदन करा, अब उसमें जो है गाड़ी परमिट दिया जाना। 74 कहता है ठेका गाड़ी परमिट दिया जाना, इसमें ये है आवेदन, यहाँ आपने आवेदन लगाया और यहाँ आपको दिया जाएगा, आवेदन जब लगाया तो आपको परमिट वगैरह दिया जाएगा। कहाँ में दिया जाएगा? 74 में। ये कहता है पहला, उपधारा 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 73 के अधीन उससे आवेदन किए जाने पर उस आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरणों सहित, उपांतरण मतलब परिवर्तनों सहित, जो वह ठीक समझे ठेका गाड़ी परमिट दे सकेगा या परमिट देने से इनकार कर सकेगा, परंतु ऐसे परमिटों ऐसे किसी क्षेत्र के लिए नहीं दिया जाएगा जो आवेदन में विनिर्दिष्ट नहीं। सेम वो जो पहली बात पढ़ती थी वही बात पढ़ रहा है कि जब आप आवेदन करते हैं तो प्राधिकरण आपको जैसी शर्तों के साथ या उसमें थोड़ा बहुत चेंज वगैरह कर करके आपको आवेदन दे सकता है या इनकार कर सकता है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए आपको किसी भी हालत में आवेदन नहीं, मतलब परमिट नहीं दिया जाएगा जिस क्षेत्र के लिए आपने आवेदन नहीं किया है। तो जहाँ के लिए आवेदन किया है केवल वहीं के लिए आपको परमिट जारी किया जाएगा। दूसरा कहता है यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि ठेका गाड़ी परमिट पर दिया जाए तो वह ऐसे किन्हीं नियमों के अधीन रहती है जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाएं, परमिट के साथ साथ नहीं, लेकिन इसमें भी शर्तें हैं। तो ये कह रहा है कि जब वो आपको क्या कहता है परमिट देता है तो परमिट के साथ साथ जो है शर्तें लगा सकता है। सेम लगभग वैसी ही, एक बार फिर से इनको भी पढ़ लेते हैं। यानों का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में अथवा विनिर्दिष्ट मार्ग पर ही किया जाएगा। तो ये शर्त सिंपल सी है कि भाई आप जहाँ के लिए आवेदन कर रहे हैं वहीं के लिए आप क्या करेंगे, वाहन को चलाएंगे। दूसरा, किसी अस्तित्वशील संविदा के विस्तारण या रूपांतरण से भिन्न भाड़े की कोई भी संविदा विनिर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही की जा सकेगी, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि आप चूंकि ठेका गाड़ी है तो यहाँ संविदा की बात और आगे की जैसी संविदा हुई है आपकी उसके अनुसार ही आप क्या करेंगे, वाहन का इस्तेमाल करेंगे, उसके अलावा नहीं करेंगे। या अन्य अवसरों में साधारण विनिर्दिष्ट अवसरों पर विनिर्दिष्ट समूह के तीसरा है जैसे दूसरा क्षेत्र के बाहर विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार ही की जाएगी, अन्यथा नहीं। या फिर जो शर्तें तय की जाती हैं उन शर्तों के अनुसार करेंगे। तो कुल मिलाकर जब संविदा गाड़ी है तो आप संविदा के निबंधनों के अनुसार ही उसको चलाएंगे, है ना, और संविदा की शर्तों के अनुसार ही उसका इस्तेमाल करेंगे, बस इतना। आगे कहता है यात्रियों की अधिकतम संख्या और सामान का अधिकतम वजन, जो पहले अपन पढ़ चुके हैं, और जो यानों में या तो साधारणतः विशिष्ट अवसरों पर विनिर्दिष्ट समय और मौसमों में ले जाया जाता है। तो ये यात्रियों की संख्या, सामान के बारे में भी शर्तें लगा सकते हैं कि कितने यात्री आएंगे, क्या सामान आएगा, सेम पहले जैसा है। अगला है वे शर्तें जिसके अधीन रहते हुए किसी ठेका गाड़ी में यात्रियों के साथ साथ अथवा यात्रियों के बिना माल ले जाया जा सकेगा। तो यात्रियों की संख्या, माल कैसे ले जाएगा, या तो यात्रियों के साथ ले जाया जाएगा कि अलग अलग ले जाया जाएगा, उसके बारे में भी नियम बनाए जा सकते हैं। एक साथ ले जाया जाएगा तो कितना, अलग अलग ले जाया जाएगा तो कितना, इसके बारे में। अगला कहता है मोटर टैक्सियों की दशा में विनिर्दिष्ट यात्री किराया विनिर्दिष्ट दरों पर यात्री किराए लिए जाएंगे और यात्री किराया सारणी की एक प्रति यान पर प्रदर्शित की जाएगी। ये मोटर टैक्सियों के बारे में कह रहा है। अगर टैक्सी वगैरह के रूप में आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया है तो ये कह सकता है कि भैया जो तय किराया होगा उसके अनुसार ही आपको भाड़ा वगैरह लेना पड़ेगा, और जो भाड़े की रकम है उसकी एक लिस्ट जो है आपको अपनी टैक्सी वगैरह में क्या करना पड़ेगी, लगाना पड़ेगी, प्रदर्शित करना पड़ेगी, ताकि कोई भी पैसेंजर बैठे उसको समझ में आ जाएगा कितना भाड़ा इसका लगना है, किस हिसाब से भाड़ा लगना है ना। आगे है
मोटर टैक्सियों से भिन्न यानों की दशा में विनिर्दिष्ट अधिकतम दरों से अनधिक विनिर्दिष्ट दरों पर किराया ली जाएगा। तो ये कह रहा है अधिकतम दर तय होगी, उससे कह रहा है मोटर टैक्सियों से अगर कोई भिन्न यान है तो अधिकतम दरों से अनधिक, मतलब जो मैक्सिमम रेट है उससे ज्यादा आप किराया नहीं ले पाओगे, उसके अंदर ही ले सकते हो, मैक्सिमम रेट तक ले सकते हो और उससे कम ले सकते हो, उससे ज्यादा नहीं लोगे, है ना। और टैक्सी के लिए तो तय कर दिया जाएगा कि किस टैक्सी की मोस्टली किलोमीटर के हिसाब से तय कर देते हैं कि इतने किलोमीटर पे आपको इतना रुपया लेना है। और बाकी जो गाड़ी है उसमें मैक्सिमम रेट तय कर रही है कि भाई इससे ज्यादा नहीं लेंगे, ये मैक्सिमम रेट है सरकार की, इससे ज्यादा, इससे कम भले ही ले लो, सरकार को कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इससे ज्यादा किराया आप नहीं वसूल सकते। आगे कह रहा है मोटर टैक्सियों की दशा में यात्रियों के सामान का विनिर्दिष्ट वजन निःशुल्क ले जाया जाएगा। वो इस बात है कि वेट की बात कह रहा है कि कितना वजन जो है फ्री ले जाया जाएगा और उससे अधिक सामान का कोई प्रभार तो वह विनिर्दिष्ट दर पर होगा। तो ये कह सकते हैं कि खाली जो है आप क्या कह रहा है, ये निःशुल्क कितना ले जाया जाएगा और उससे ज्यादा है तो उसका क्या आपको शुल्क देना पड़ेगा, उसके बारे में भी बना सकता है नियम। अगला कह रहा है मोटर टैक्सियों की दशा में यदि कोई टैक्सी मीटर विहित किया गया है तो वह ठीक चालू हालत में लगाया जाएगा और बनाया जाएगा। अगर आप तो जानते ही मोटर टैक्सी में आजकल मीटर लगी जाते हैं, तो कह रहा है अगर मीटर वाली शर्त है तो आपको मीटर लगाना पड़ेगा और वो भी चालू अवस्था में रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि वो बंद है मीटर। हालांकि मीटर वाले बड़े वो खराब कर लेते हैं, बोला आप जाओ कहेंगे सर खराब है, काम नहीं कर, काम सब करता है, इस तरीके का काम कहते हैं। तो मीटर टैक्सी होती है ना, तो मीटर वगैरह की व्यवस्था की जाएगी। अगला कह रहा है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण में कम प्रादेशिक प्राधिकरण कम से कम 1 माह की सूचना देने के पश्चात, यही बात है जो पहले थी कि परमिटरों में परिवर्तन संशोधन कर सकता है, परमिट के साथ अतिरिक्त शर्तें लगा सकता है, मतलब 1 माह की सूचना देने के पूर्व। अपने दोनों में एक ही चीज याद रख सकते हैं कि अगर वो परिवर्तन करना चाहे तो 1 माह, ये थोड़ा याद रखना है, आप थोड़ा लग सकते हो कि अगर परिवर्तन करना चाहे तो 1 माह की सूचना देने के बाद परिवर्तन किया जा सकता है, उसमें संशोधन किया जा सकता है, नई शर्तें भी जोड़ी जा सकती है, 1 माह पूर्व की सूचना। तो जो अवधियां आती हैं वही अपने लिए इंपॉर्टेंट होती हैं, बाकी तो ये सब कॉमन सी बातें हैं। अगला कहता है परमिटों की शर्तों से विचलन प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के अनुमोदन से ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। ये कह रहा है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के ही अनुमोदन से किया जाएगा, जो भी संशोधन परिवर्तन जो भी करना है तो प्रादेशिक परिवहन जो है वो बना ही इसीलिए है, तो आप उसके अनुमोदन से ही किया जाएगा, तो यह चलाया जाएगा, जो भी काम होंगे तो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण उसके अनुमोदन से ही किए जाएंगे। अगला कहता है यानों में आराम और सफाई, जो पहले था यानों में हम यान जो वगैरह चला रहे हैं उसमें सफाई वगैरह की व्यवस्था किस तरीके से की जाएगी वो सारी। आगे कहता है असाध्य की परिस्थितियों के सिवा यान के चलाने यात्रियों को ले जाने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये कह रहा है कि असामान्य परिस्थितियों को छोड़ दिया जाए, बाकी किसी भी नॉर्मल परिस्थिति में आप किसी यात्री से मना नहीं करेंगे कि भाई हम तुम्हें नहीं ले जाएंगे, तुमको नहीं ले जाएंगे और सबको ले जाएंगे, तो इस तरीके की बात नहीं की जा सकती या इनकार नहीं किया जा सकता। अगला है कोई अन्य शर्त जो भेद की जाए, और अन्य शर्तें लगाई जा सकती हैं, तो सेम लगभग वैसी है, परंतु देखिए परंतु भी इसमें, परंतु प्रादेशिक परिवहन प्राधिकारी अंतिम स्थान संपर्कता के हित में ऐसे किस्म के किन्हीं यानों को जो केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट किए जाए के संबंध में ऐसी किसी शर्त का अधिसूचन कर सकता है। तो ये कहता है लोगों के हित में, जैसे केंद्र सरकार ने नियम बनाए उन नियमों के अधीन रहते हुए कोई वाहन वगैरह है तो उसमें जो भी शर्तें वगैरह है उनको त्यागा जा सकता है, छोड़ा जा सकता है, केवल जनता के हित में। ये शर्तें जो थी अगर उनको लगता है इसे इन शर्तों को हटा दें तो जनता का हित होना है, जैसे नियम केंद्र सरकार ने बनाया उसके अधीन रहते हुए उससे क्या दी जा सकती है, छूट दी जा सकती है, किसी विनिर्दिष्ट वर्णन के वाहन वगैरह हो सकते हैं उनमें। तीसरा कहता है देखिए इसका, तीसरे में ए बी सी करके फिर दे रखा है। तीसरे में ए कहता है राज्य सरकार यदि उसे केंद्र सरकार द्वारा यानों की संख्या, सड़क की दशा और अन्य सुसंगत विषयों को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार विनिर्दिष्ट किया जाए तो वह राजपत्र में अधिसूचना द्वारा राज्य परिवहन प्राधिकरण और प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को यह निर्देश देगी कि वह 5 लाख से, वही बात आई है फिर से देखिए, 5 लाख से अन्य शहरों वाले नगरों मार्ग पर प्रचारित होने वाली साधारण ठेका गाड़ी या किसी विनिर्दिष्ट किस्म की ठेका गाड़ी की संख्या को जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए सीमित करे। सेम वही बात है कि भैया 5 लाख से जो नगर कस्बे वगैरह है जहाँ जनसंख्या कितनी है 5 लाख तक की है, तो वहाँ 5 लाख तक की संख्या है तो वाहनों की संख्या जो है सीमित की जा सकती है। यहाँ ठेका गाड़ी है तो इनकी भी संख्या है, जो टैक्सी वगैरह है इनकी भी संख्या है, सीमित की जा सकती है। अगर सरकार ने कहा कि वाहन ज्यादा ना हो तो उसकी संख्या सीमित की जा सकती है कि इस क्षेत्र में इतने ही वाहन होंगे।
अगला कहता है जहां खंड काकरी ठेका गाड़ियों की संख्या नियत की जाती है वहां प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसी ठेका गाड़ियों के परमिट की मंजूरी के लिए आवेदन पर विचार करने में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। आप वही बात है कि वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखेगा। जब जब ये सारी तय कर दी गई है संख्या 5 लाख से अधिक वाले, 5 लाख से कम जनसंख्या वाले जो क्षेत्र है वहां पर, तो वित्तीय स्थायित्व देखेगा जब वो आवेदन आपका ग्रहण करेगा। दूसरा, ठेका गाड़ी प्रचालक के रूप में समाधान परत कार्यालय जिसके अंतर्गत कर का संदाय भी है, यदि आवेदक ठेका गाड़ी सेवा प्रदाता प्रचालक है या रहा है तो टैक्स वगैरह भी, आप कितना टैक्स देते हो या आप जो गाड़ी से भी संबंधित हो सकता है वो भी, वो सारा टैक्स देखा जाएगा। चूंकि आप ठेका गाड़ी चला रहे हो तो आपका कार्यालय भी होना चाहिए, है ना। आप टैक्सी बुक करने कहाँ जाओगे, उसके घर थोड़ी ना जाओगे, तो कार्यालय वगैरह ऑफिस वगैरह भी होना चाहिए, तो इसके बारे में ये सारी चीजें देखी जाएंगी। ऐसे अन्य विषय जो राज्य सरकार द्वारा विहित किए जाए, अन्य विषय जो राज्य सरकार तय करे वो सारी चीजें देखी जाएंगी। परंतु कहता है परंतु अन्य शर्तों समान रहने पर परमिटों के लिए अधिमान निम्नलिखित से आवेदनों को दिया जाएगा। ये कह रहे हैं अलग अलग इनको आवेदन दिया जा सकता है, जैसे कि भारतीय पर्यटन विकास निगम, इनके द्वारा अलग से आवेदन, आप जानते हैं टूरिस्ट बसें होती, टूरिस्ट विलेज वाली। राज्य पर्यटन विकास निगम, मतलब इनको प्राथमिकता दी जाएगी आवेदनों पर, परमिट में अधिमान्यता दी जाएगी। तो ये सॉरी ये कह रहा है कि अधिमान्यता दी जाएगी। किस किस को अधिमान्यता दी जाएगी? भारतीय पर्यटन विकास निगम, आपने देखा होगा इनकी भी अलग से बसें चलती पर्यटन, तो इनको अलग से मतलब प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य पर्यटन जो है विकास निगम, इनको प्राथमिकता दी जाएगी, इनकी टूरिस्टों की अलग से बस चलती तो इनको प्राथमिकता दी जाएगी। राज्य पर्यटन विभाग, राज्य परिवहन उपक्रम, सहकारी सोसाइटी ने तो जो तत्समय प्रबंध किसी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है, रजिस्ट्रीकृत की गई है, भूतपूर्व सैनिक स्वयं सहायता समूह, तो कुल मिला के इन लोगों को जो है प्राथमिकता दी जाएगी। जब भी आपका परमिट इशू किया जाता तो इन लोगों को प्राथमिकता सबसे पहले दी जाएगी। अगर ये लोग भी आवेदन करते हैं और आप भी करते हैं तो उन लोगों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी जो लिस्ट में दे रखे हैं। 5-6 लोग दे रखे हैं, 7 लोग दे रखे हैं। इन 7 प्रकार के जो लोग हैं इनको सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है। अब देखिए 75, मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम। ये कोई खास नहीं था, वैसे सिंपल है, कोई कठिन तो नहीं है। अब हालांकि बड़ा तो था लेकिन वो शर्तें थी, शर्तें थोड़ा कॉमन सी शर्तें, ये कॉमन शर्तें हैं तो एक बार पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं कि इसमें कोई दिक्कत आने वाली है आपकी, तो ना ही पूछी जाएगी मॉडल। हाँ ये पूछी जा सकती है कि इसमें ये जो है आपको प्राथमिकता किन को दी जाएगी, तो ये तो कॉमन है, आपने पढ़ ही लिया है कि भाई प्राथमिकता किन किन को दी जाएगी। तो इन पे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई प्राथमिकता जब आप इसका, जैसे कि उन्हें पूछा कि ठेका गाड़ी का जब परमिट दिया जाएगा तो प्राथमिकता किन किन को दी, इस पे पूछा जा सकता है। ठीक, तो ये सारी चीजें पूछी जा, सेक्शन तो पूछा ही जा सकता है कि इनमें प्राथमिकता किन किन को देंगे, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए सेक्शन, क्वेश्चन तो खैर किसी पे भी बन सकता है लेकिन फिर भी ये कहता है मोटर टैक्सियों को किराए पर देने के लिए स्कीम, स्कीम है ये, स्कीम की बात कह रहा है 75 में, मोटर टैक्सियों की स्कीम है, काय के लिए? किराए के लिए। ये कहता है पहला, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे व्यक्तियों को जो अपने उपयोग के लिए स्वयं या ड्राइवरों के माध्यम से मोटर टैक्सी या मोटरसाइकिल चलाने की वांछा रखते हैं, मोटर टैक्सियों या मोटरसाइकिलों साइकिलों किराए पर देने के कारोबार को विनियमित करने के प्रयोजनों के लिए और उससे संबंधित विषयों के लिए स्कीम बना सकेगी। ये क्या कह रहा है कि भैया कोई व्यक्ति जो मोटर टैक्सी वगैरह रखना चाहता है स्वयं के उपयोग के लिए, ड्राइवरों के साथ, मतलब कई लोग रख सकते हैं ना, तो ड्राइवरों के साथ रखना चाहता है और मोटरसाइकिल हो चाहे वो टैक्सी हो, उसके बारे में सरकार जो है स्कीम बना सकती है कि भैया जो भी रखता है व्यक्ति निजी उपयोग के लिए थोड़ा बहुत, मतलब जो कभी कभी चलाने के, जो चलाता है खुद ही चलाते इस्तेमाल करते, लेकिन उनका मकसद है कि भाई थोड़ा बहुत कभी कभार किराए पे उस तरीके से चलाना, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति टैक्सी या मोटरसाइकिलों को किराए पर देने के कारोबार को विनियमित करने के लिए, तो वो चाहता है कि भाई किराए से भी चला ले कभी तो कभी कभार, तो इस तरीके का अगर कोई व्यक्ति है तो उसके लिए सरकार जो है, केंद्र सरकार क्या बना सकती है, स्कीम बना सकती है कि भाई कैसे। अपने यहाँ तो किराए से नहीं चलती, लेकिन जितने भी पहाड़ी एरिया हैं आप जाओगे तो वहाँ मोटरसाइकिलें भी किराए से मिल जाती है ना। टैक्सी तो मिलती है, मोटरसाइकिलें भी किराए से मिल जाती हैं, लोग एक मोटरसाइकिल भी किराए से देते हैं, इसीलिए मोटरसाइकिल सब यहाँ इस्तेमाल किया गया है। अपने यहाँ नहीं हालांकि कोई लेता मोटरसाइकिल, लेकिन कई, अपने यहाँ भी चलने लगी सर रैपिडो में। बोलिए क्या बोल रहे हैं?
नहीं नहीं, ये बोल रहा मैं कि अपने यहाँ भी मिलने लगी किराए से रैपिडो बुक करने पर। हाँ अपने यहाँ रैपिडो या कैब है। रैपिडो, रे, बिल्कुल अपने यहाँ रैपिडो आ गया है, सही कह रहे हैं, अपने यहाँ रैपिडो आ गया है। क्या है, वो बातें है नहीं, थोड़ा थोड़ा धीरे, हालांकि रैपिडो आ गया है, रैपिडो ऐप आया, आप अपना रजिस्टर कर लें वाहन, जिसको जरूरत होगी वो आपको फोन लगाएगा, बुला लेगा। जैसे आप बाजार जा रहे हो, कोई को जाना छोड़ या वो पैसा दे दे, तो वो सही कह रहे हो, रैपिडो आ गया है। लेकिन अभी भी ज्यादा नहीं है फिर भी, लेकिन पहाड़ी एरियो में तो बहुत चलते हैं, बहुत ज्यादा चलता है ना। और लोग मोस्टली बाइक ही प्रेफर करते हैं, क्योंकि छोटा सकरी जगह होती है, सकरी रास्ते होते हैं, तो लोग बाग उनको करते हैं। तो उसी के बारे में है, देखिए सरकार क्या कर सकती है, स्कीम बना सकती है भैया कुल मिला के। दूसरा कहता है उपधारा 1 के अधीन बनाए गए स्कीमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों का उपबंध किया जा सकेगा। अर्थात पहला कहता है स्कीम के अधीन प्रचारकों को अनुज्ञप्ति देना, जिसके अंतर्गत ऐसी अनुज्ञप्ति का दिया जाना नवीनीकरण प्रतिसंहरण। सिंपल सी बात कह रहा है भैया, कैसे अनुज्ञप्ति दी जाएगी, मतलब स्कीम में तय किया जाएगा कि इनको कैसे अनुज्ञप्ति दी जाएगी, उसका नवीनीकरण वगैरह कैसे होगा, इस बारे में। दूसरा कहता है आवेदन का प्रारूप, अनुज्ञप्ति का प्रारूप तथा उसमें दी जाने वाली विशिष्टियां। देखिए जी लिखित सी नहीं रहा हूं तो कॉमन बात है, वो काफी टाइम लग जाएगा। तो ये क्या कह रहा है कि जो अनुज्ञप्ति, आप क्या कहते हैं, अनुज्ञप्ति की शर्तें वगैरह है, कैसे दी जाएगी, अनुज्ञप्ति की दिया जाना, नवीनीकरण, प्रतिसंधारण, ये सारी बातें। इसके अलावा कहता है कि आवेदन कैसे क्या प्रोफार्मा वगैरह होगा, उसका किस तरीके से आवेदन करेंगे, उसके बारे में तय किया जा सकता है। ऐसी अनुज्ञप्तियों के लिए आवेदन के साथ दी जाने वाली फीस, अब जब आवेदन करोगे तो फीस भी दी जाएगी, तो ये तो कॉमन सी बातें हैं। अगला कहता है वे प्राधिकारी जिसको आवेदन दिया जाएगा, कौन को आवेदन करोगे, कोई एक निश्चित प्राधिकारी होगा ना, कि जहाँ पे जाके आप आवेदन कर सकते हो, ये बातें। अगला वह शर्त जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञप्तियां दी जा सकेंगी नवीनीकृत प्रतिशत। अब जब अनुज्ञप्ति दी जाएगी तो उसके साथ, या नवीनीकृत भी की जाएगी तो उसके साथ कुछ शर्तें हो सकती हैं, तो वो शर्तों के बारे में भी किया जा सकता है। अगला, ऐसी अनुज्ञप्ति के दिए जाने या नवीनीकरण से इनकार करने वाले आदेशों के विरुद्ध अपील, और ऐसी अनुज्ञप्ति धारकों के प्रतिसंहरण करने के आदेशों के विरुद्ध अपील। अब मान लो आपको अनुज्ञप्ति नहीं दी जाती, या वापस ले ली जाती, छीन ली जाती, या कुल मिला के कुछ भी, और आपको समस्या आती है जिससे आप दुखी हैं, तो उसकी अपील कहाँ करेंगे, उसके बारे में भी प्रोविजन किया जा सकता है। वे शर्तें जिसके अधीन मोटर टैक्सी किराए पर दी जाएंगी, तो कौन सी शर्तें होंगी, क्या शर्तें, टैक्सी जब चला रहे हो तो उसमें क्या क्या शर्तें लगाई जा सकती हैं, तो वो शर्तों के बारे में प्रोविजन किया जा सकता है। अभिलेखों का रखा जाना और ऐसे अभिलेखों का निरीक्षण, तो आप जब वाहन चला रहे हो तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट आपको रखना अनिवार्य है ना, वो सारी शर्तें तय की जा सकती हैं। अगला, ऐसे अन्य विवरण जो इस धारा के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक हो। तो अन्य कोई जो प्रोविजन किए जा सकते हैं, तो आप बताएं इसमें से कोई आपको इंपॉर्टेंट लगा। हालांकि चीजें जो होना चाहिए वो सारी चीजें हैं इसमें, कि भाई वाहन जब खरीद रहे हो आप, जब क्या कहते हैं, मोटर टैक्सियों को किराए पे लेने के लिए जो स्कीमें बनाती सरकार, तो नॉर्मली जो चीजें आपको होना चाहिए वो सब है इसमें। तो हालांकि है कॉमन, लेकिन कुछ पूछने लायक नहीं है इसमें से, क्वेश्चन बनने लायक नहीं है, बस कि आप कहो कि इनमें जो 4-5 जितने सारे पॉइंट लाए हैं इससे कोई क्वेश्चन बनेगा, तो इससे कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता। हाँ बनेगा तो कॉमन सा बनेगा, जिसको सभी कर देंगे। एक बार पढ़ लिया, दोबारा तिबारा कभी पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आपको दिमाग में आ गया कि जो नॉर्मल शर्तें होती है वही है, कोई स्पेशल शर्त इसमें नहीं लग रही है कि जो पूछी जा सके, है ना। हाँ तो केवल आप याद कर सकते हैं सेक्शन, है ना, तो सेक्शन मोस्टली इसमें सेक्शन ही याद रख सकते हैं कि मोटर टैक्सियों को किराए पे दिए जाने के लिए स्कीम। तो बस इतना पूछा जा सकता है कि स्कीम कौन तैयार करेगा, केंद्र सरकार करेगी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा। तो कौन तैयार करता है स्कीम, ये पूछा जा सकता है, ये आप जानते हैं मोटर व्हीकल एक्ट है, तो यहाँ कौन तैयार करेगा स्कीम, केंद्र सरकार करेगी, ये आपके लिए बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो ये आप कर सकते हैं टैक्सियों के लिए भी और मोटर बाइकों के लिए भी, तो दोनों के लिए है। तो अगर आपको मोटर टैक्सी ना करके ये सीधा डाल दी कि मोटरसाइकिलों के लिए स्कीम कौन तैयार करेगा, तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, दोनों के लिए ये स्कीम हो कि जब आप देना चाहते हैं किराए वगैरह से चलाना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार जो है स्कीम बना सकती है। अब देखिए 76 कहता है प्राइवेट सेवा यान या परमिटों के लिए आवेदन। अब ये प्राइवेट सेवा यान के लिए 76, ये काय के लिए, प्राइवेट सेवायान, ये भी सेवायान है, बस ये प्राइवेट है, निजी संस्थान वगैरह किसी क्षेत्र के लिए, उसके लिए आवेदन है ये। आप इसमें ये कह रहा है कोई प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण
उसको किए गए आवेदन पर आवेदन के अनुसार या ऐसे उपांतरण सहित जो वह ठीक समझे प्राइवेट सेवा यान परमिट दे सकता है या ऐसा परमिट देने से इनकार करता है। ये भी वही बात कह रहा है कि जब आप इस तरीके के वाहन के लिए आवेदन करते हैं, कहाँ करेंगे आवेदन, यही याद रखना है आपको। आवेदन तो आप राज्य जो प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण है उसको ही करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहीं से बनता है कि आवेदन कहाँ करेंगे। तो सभी में आपने देखा हो प्रादेशिक परिवहन जो प्राधिकरण है वहां पे आपको आवेदन करना पड़ेगा। प्राधिकरण वही आपकी सारी चीजें वगैरह देखेगा, उसके बाद वो आपको या तो अनुज्ञप्ति दे सकता है या उससे देने से इनकार कर सकता है। परंतु कहता है परंतु ऐसे परमिट किसी भी क्षेत्र या मार्ग, कोई जो बात सेम थी कि जहां के लिए आपने आवेदन किया है वहीं के लिए आपको परमिट दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक जगह आवेदन करें दूसरी जगह का परमिट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। दूसरा वही बातें हैं, किसी मोटर यान का प्राइवेट सेवा यान के रूप में उपयोग करने के लिए परमिट के लिए आवेदन में निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी। जो पहले सेम बात है वो यहाँ भी है कि भैया आप कितने लोग बैठेंगे इसमें, किस मार्ग से आप जाएंगे, है ना। और अगर आपने वह रीति या दावा जिसके आवेदन भाड़े पर पारिश्रमिक से भिन्न, मतलब वह रीति जिसमें यह दावा किया गया है कि आवेदक द्वारा भाड़े पर या पारिश्रमिक से भिन्न अथवा उसके द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारोबार के संबंध में व्यक्तियों को ले जाने के प्रयोजनों के प्रयोजन यान द्वारा पूरा किया जाएगा। तो मतलब आपने जब पर्टिकुलर प्राइवेट यान में लगाई, कोई प्राइवेट निजी सेवा में लगाएगी तो किस किराए पे लगाई, किस तरीके से चलाएंगे, क्या आपका तय, उस हिसाब से भाड़ा वगैरह तय वगैरह किया जाएगा, किस तरीके से लिया जाएगा, कुल मिला के किराया वगैरह जो है फिक्स किया जाएगा, वो भी सब बताना पड़ेगा। कोई अन्य विशिष्ट अन्य शर्तें हैं वो भी तय की जा सकती है। अगला कहता है यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण परमिट देने का विनिश्चय करता है तो वह निम्नलिखित जो नीचे शर्तें हैं जो जैसी वहां थी लगभग यहाँ है, थोड़ी बहुत अंतर आएगा। पहला कहता है यान का उपयोग विनिर्दिष्ट क्षेत्र में या किसी विनिर्दिष्ट मार्ग पर किया जाएगा, ये शर्त लगा सकता है। दूसरा, व्यक्तियों की संख्या वजन की संख्या तय कर सकता है, अधिकतम कितनी हो सकती है। अगला, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक माह पूर्व सूचना देकर इसमें भी क्या कर सकता है, परमिटों की शर्तों में परिवर्तन कर सकता है, फेरफार कर सकता है, या कोई अतिरिक्त शर्त लगाना चाहे तो वो भी लगा सकता है। आगे, परमिटों की शर्तों के विचलन प्रादेशिक, मतलब कोई भी अगर उसमें परिवर्तन वगैरह किया जाता है तो ये तो है कि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण की अनुमति से ही किया जाएगा। अगला कहता है यानों में आराम और साफ सफाई की व्यवस्था कर सकता है। परमिट का धारक प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण को ऐसे नियतकालीन विवरण आंकड़े वगैरह जो है उपलब्ध कराए जाएंगे जो राज्य सरकार समय समय पर निर्देश करें। तो समय समय पर जो है परमिट का धारक की क्या जिम्मेदारी है कि जो परिवहन प्राधिकरण है कुल मिलाकर उसको समय समय पर आंकड़े जानकारी वगैरह जब भी वो मांगे देते रहे। ऐसी अन्य शर्तें जो भेद की जाए। तो ये तो कॉमन हो गया, ये सारे सेक्शन में एक ही चीज है, कॉमन है ना, तो ये तो कॉमन है और इन पे क्वेश्चन नहीं बनेगा। आप सोचो कि इन पे कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, एक आध बनेगा तो कॉमन ही क्वेश्चन होगा, वो नॉर्मली क्वेश्चन बनेगा। तो बाकी इन पे नहीं बन लग रहा मुझे कि कोई क्वेश्चन बनेगा। ऐसे ही 77 है सेम। 77 क्या कहता है, माल परिवहन माल वाहन परमिट, ये माल वाहन परमिट है, माल ये वाहन, ये माल ढोने वाले जो वाहन होते हैं उनके लिए। अब ये प्राइवेट वाहन था जो आप प्राइवेट कराते, प्राइवेट अपने निजी चलाना चाहते उसके लिए था। और ये माल परिवहन है, माल वाहन जो केवल माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए। तो यहाँ भी सेम वही बात आएगी, भाड़े या पारिश्रमिक के लिए माल वाहन के लिए आवेदन द्वारा किए जा रहे व्यापार या कारोबार के लिए या उसके संबंध में माल वाहन के लिए मोटर यान का उपयोग करने के लिए परमिट ऐसे आवेदन में जिसे इस अध्याय में माल वाहन परमिट कहा गया है जहां तक हो सके निम्नलिखित विशिष्टियां दी जाएंगी। कि कह रहा है कि माल वाहन परमिट है जो आप ले रहे हैं या तो कारोबार के लिए ले रहे होंगे कि हमारा कोई कारोबार चलता है उसमें हम माल ढुलाई के लिए, जैसे आपका कोई बड़ा कारोबार चलता है माल आता जाता है तो आप खुद ही के लिए एक गाड़ी ले रहे हैं तो उसके लिए भी ले सकते हैं आप माल वाहन, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ेगा, या आप किराए पे भाड़े पे चलाने के लिए माल वाहन के रूप में ले रहे हैं तो इस तरीके से आप ले सकते हैं। तो सेम वही बात है, कह रहा है कि जब आप आवेदन करेंगे तो उसमें आपको ये बताना पड़ेगा किस किस मार्ग से आपका जो है आना जाना रहेगा। दूसरा, किस प्रकार का आपका माल वाहन है, मतलब छोटा बड़ा जिनमें भी वैरायटी होती है तो वो आपको बतानी पड़ेगी। जानों के रखने का भाई कहाँ रखेंगे उसकी उसकी साफ सफाई, उसका अनुरक्षण मतलब देखभाल कैसे करेंगे, मरम्मत भंडारण, ये सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ेगी कि भाई इसका रखने की व्यवस्था ये, यहाँ हम इसको रखेंगे, यहाँ इसकी बोले इसकी जो मरम्मत वगैरह की व्यवस्था है, तो सारी चीजें आपको डिटेल में बतानी पड़ेंगी, है ना। ये सारी चीजें आपको देनी पड़ेंगी। अगला कहता है ऐसी विशिष्ट प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण ऐसे किसी कारोबार की बाबत, अगर मान लीजिए कोई स्पेसिफिक कारोबार वगैरह है
तो उसमें भाड़े वगैरह के बारे में, माल के वाहक के रूप में चलाया जाता है, और आवेदन द्वारा प्रतिधारित दरों के बारे में, तो किराए वगैरह के बारे में भी क्या बता सकते हैं आप, बता सकते हैं। अगला कहता है भाड़े पर या पारिश्रमिक के लिए माल या परिवहन करने के लिए जिन सुविधाओं का प्रदान किया जाना प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण के लिए कि प्रदेश के अंदर उन पर प्रभाव डालने वाले किसी ऐसे करार या ठहराव की विशिष्टियों जो आवेदक ने चाहे उस प्रदेश के अंदर या बाहर किसी अन्य ऐसे अन्य व्यक्ति को किया है जो ऐसी सुविधाएं प्रदान करता है। तो जो भी एग्रीमेंट करार वगैरह किया है, जो भी सुविधाएं आप किसी को दे रहे हैं, अब जैसे आपने माल वाहन खरीद लिया और किसी कंपनी में लगा लिया, तो मतलब उसको सुविधा दे रहे हैं ना, तो वो सारी डिटेल वगैरह किस तरह पे किस दर पे तय हुआ है, ये सारी कोई अन्य विशिष्टियां जो विहित की जाए, तो कुल मिला के डिटेल देना पड़ेगा। जो भी वाहन से संबंधित आपसे मांगी जाती है वो जानकारी वगैरह आपको आवेदन में जब करते हैं तो आवेदन में वो जानकारियां देनी पड़ेंगी, है ना। तो यहाँ भी कोई खास आपको लगा होगा कि अंदर कुछ है, हालांकि बड़े बड़े बनाए, लेकिन बड़े बनाने का थोड़ा क्या है, कोई बड़े तो बनाने ही पड़ते हैं, रीजन ये होता है कि चीजें आ जाएं। वो बात अलग है कि बड़े अपन लगते पढ़ने में, लेकिन चीजें डालनी पड़ती, भले ही वही चीजें हैं कायदे से सब लिख देते, एक जगह सब सेक्शन लिखने के बाद लिख देते कि फलाने के नियम के, जैसे कि एक जगह सेक्शन लिख दिया और लिख देते कि सेक्शन 75 की शर्तों के ही समान, इस तरीके से लिख सकते थे, लेकिन नहीं, वो अलग अलग लिख दिया। तो इस तरीके से लिख दिया है इन्होंने, है तो सेम ही लगभग, कोई अलग कोई खास अंतर नहीं। हाँ, जो चीज अलग होती वो अलग लिख सकते थे, लेकिन हाँ तो सेम शर्तें लगभग हैं सभी में। अब देखिए 78 कहता है माल वाहन परमिट के लिए आवेदन पर विचार किया जाना। अब जी आवेदन पर विचार किया जाना, आवेदन, ठीक है, आवेदन पर क्या विचार करेंगे ये देखिए, प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण माल परिवहन माल वाहन परमिट के लिए आवेदन विचार करते समय निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखेगा। अर्थात ये कह रहा है कि जब वो परमिट देगा आपको तो क्या बातें ध्यान में रखेगा। वहन किए जाने वाले माल का विशेष रूप से मानव जीवन के लिए खतरनाक या संकटमय प्रकृति का होने के संदर्भ में स्वरूप, चूंकि ये माल वाहन की बात कह रहा है तो सबसे पहले तो यही देखा जाएगा कि जो माल आप उसमें ले जा रहे हैं उसकी किस्म क्या सी है। नहीं, कुछ आप कहोगे कि कुछ तो माल देखिए नॉर्मल होता है, कुछ ऐसा होता है जो संकटपूर्ण होता है ना। जैसे कि मान लो आप डीजल के ट्रक जा रहे हैं, पेट्रोल, ये कैसे हैं, ये थोड़े डेंजरस वाले में आते हैं, या किसी किसी ट्रक वगैरह में केमिकल्स जाते हैं, तो ये थोड़े डेंजरस वगैरह जो होते हैं, खतरनाक किस्म के होते हैं, गैस जाती है ना। तो परिसंकट में प्रकृति होने का संदर्भ, तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि आप जो माल वाहन कर रहे हैं, क्योंकि वो भी तो माल वाहन ही होते हैं, तो उसमें लिखा रहता है, आप देखा होगा खतरा। तो इस तरीके की कैटेगरीज में बांटा जाएगा, उन्हें देखा जाएगा कि ये जो माल वाहन है तो किस तरीके का माल, नॉर्मल माल वाहन है या किसी विशेष, तो जो माल वाहन होते हैं उनकी सारी चीजें देखी जाएंगी। अगला, वहन किए जाने वाले रसायनों विस्फोटकों की विशेष रूप से मानव जीवन की सुरक्षा के संदर्भ में प्रकृति, तो वही मैंने कहा ना, केमिकल वगैरह भी जाते हैं कई सारे हानिकारक, जो हो सकता है कि लीकेज हो जाए तो शायद काफी नुकसान हो। तो इस तरीके की जो क्वालिटी वगैरह, वो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए इनको क्या दिया जाएगा, इनको परमिट वगैरह दिया जाएगा। तो इस प्रकार के जब जो वाहन होते हैं तो उस प्रकार की क्वालिटी भी फिर निर्धारित की जाती है उनकी, कि भाई इस तरीके की क्वालिटी वगैरह होनी चाहिए, है ना। हालांकि पेट्रोल डीजल खतरनाक तो होता है, लेकिन इतना नहीं होता जितना केमिकल्स होते हैं। कुछ वाहन जो होते हैं केमिकल वाले होते हैं, तो वो सारी चीजें जब आपका परमिट दिया जाएगा तो वो परमिट देते समय क्या करा जाएगा, उन चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। अब देखिए 79 माल वाहन परमिट का दिया जाना। अब ये कह रहा है 79 यहाँ पे परमिट देंगे वो आपको, यहाँ आवेदन करा, यहाँ विचार करा और यहाँ दिया, तो 3 सेक्शन हो गए इसके। यहाँ पे आपको, आपने क्या किया, आवेदन दिया, फिर उनने विचार कर लिया उस पर, और फिर अब आपको क्या कर दिया, आवेदन दे दिया। ठीक, तो ये कहता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण धारा 77 के अधीन उसे आवेदन किए जाने पर राज्य में सर्वत्र विधिमान होने वाला या उसके आवेदन के अनुसार अथवा ऐसे रूपांतरणों सहित जो वह ठीक समझे माल वाहन परिवहन दे सकेगा, और ऐसे परमिट देने से इनकार कर दिए। तो आप जानते हैं ये दो ही बातें हैं, राज्य में सर्वत्र या कहीं भी, मतलब पूरे राज्य में जहां भी वो देना चाहे कि भैया अनुमति दे सकता है, और क्या कर सकता है, इनकार भी कर सकता है। परंतु ऐसी कोई परमिट वही कहता है कि जहां के लिए आपने मांगा है वहीं के लिए आपको अनुज्ञप्ति दी जाएगी, जो आपने आवेदन किया है कुल मिला के उसी तरीके से आपको जो है क्या कहते हैं, अनुज्ञप्ति नहीं कहेंगे, परमिट कहेंगे, तो परमिट आपको दिया जाएगा। अगला कहता है दूसरा, यदि प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण यह विनिश्चय करता है कि माल वाहन परमिट दिया जाए तो वह परमिट दे सकेगा, और किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाए जाए, परमिट के साथ निम्नलिखित शर्तें, तो सेम शर्तें यहाँ भी लगेंगी।
वही शर्तें यहाँ भी लगाई जा सकती। क्या शर्तें लगाई जा सकती सेम, कि भाई विनिर्दिष्ट मार्ग या मार्गों का ही उपयोग किया जाएगा, मतलब एक मार्ग तय किया जाएगा तो आप उसी मार्ग से जाएंगे। ऐसा नहीं कि मार्ग हमने आपको ये तय किया, आप बोले घूम फिर के यहाँ से जा रहे हैं, तो एक मार्ग तय है, उधर ही से आपको जाना पड़ेगा। दूसरा, उपयोग में लाए गए किसी यान का सकल यान भार अधिकतम भार से अधिक नहीं होगा। तो मतलब आपका जो भी अधिकतम भार, एक भार लिमिट होती है हर चीज की, तो क्या आप इतना जो है लोड इस पर डाल सकते हैं, मतलब इतना भार हो सकता है, इससे ज्यादा भार आप वहन नहीं कर सकते। दूसरा, विनिर्दिष्ट स्वरूप के माल का वहन नहीं किया जाएगा। ये तय किया जा सकता है कि जो आपको माल ढोना है केवल उसी तरीके का माल ढोएंगे, और जो कुछ माल हो सकते हैं जिनमें रोक लगाई जाती है। विनिर्दिष्ट मतलब जो बताए जाए, तो बताए गए मालों का आप दोहन नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको माल वाहन दिया है और हो सकता है कि रोक लगी हो, तो कि जो जो सरकार ने बताए हैं कि उस तरीके का माल का जो है आप वहन नहीं करेंगे, तो वो भी नहीं कर सकते, है ना। अब नॉर्मली आपने क्या किया, ये इसलिए लिखा है कि मान लो आपने नॉर्मली जो है माल वाहन का एक आपने परमिट ले लिया, अब आपके पास जो खतरनाक वाहन है उस जो है होते हैं जिसमें जो केमिकल होते हैं, पेट्रोल डीजल होता है, वो आपके पास लाइसेंस उसके लिए परमिट नहीं है आपके पास, और आपने केवल माल वाहन ले लिया और आप अपने नॉर्मल गाड़ी से पेट्रोल ढो रहे हैं, तो वो नहीं कर सकते आप, वही कह रहा है। तो इस तरीके का माल वाहन नहीं कर सकते, है ना। उसके लिए परमिट होगा, पर्टिकुलरली परमिट रहेगा, उसमें आपके जो परमिट होगा उसमें लिखा भी रहता है कि किस लिए है आपका परमिट। तो कह रहा है विनिर्दिष्ट जो माल है उससे उन चीजों का आप वहन नहीं कर सकते। अगला, माल का वहन विनिर्दिष्ट दरों पर किया जाएगा, मतलब आप जो भी वाहन वहन करेंगे, माल को ढोएंगे, तो जो दरें तय हैं उन्हीं दरों पर आपको इसको करना पड़ेगा। अगला कहता है यानों के रखने, अनुरक्षण और मरम्मत। वही कह रहा है सारी बातें कि भाई जो यान वगैरह है उनको कैसे रखेंगे आप, उसकी मरम्मत की क्या व्यवस्था होगी, कहाँ रखेंगे, वो सारी चीजों के बारे में बताया जा सकता है। अगला कहता है प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण कम से कम एक माह, ये भी वही कह रहा है कि शर्तों में परिवर्तन वगैरह किया जा सकता है, कोई अतिरिक्त शर्तें जोड़ी जा सकती हैं, लेकिन वो आगे है कि कितने माह की सूचना पूर्व, एक माह की सूचना पूर्व। अगला ये कहता है कि परमिटों में जो भी विचलन प्रादेशिक जो प्राधिकरण है उसके अनुमोदन से ही किया जाएगा, कोई अन्य शर्तें जो लगाई जा सकती हैं। तीसरा कहता है उपधारा 2 में विनिर्दिष्ट शर्तों के अंतर्गत मानव जीवन के लिए खतरनाक या परिसंकट में प्रकृति के माल के पैकेज बनाने और माल वहन करने से संबंधित शर्तें हो सकेंगी। तो ये तो मैंने कहा ना कि जब जो परिसंकट में जो है तो उनके लिए अलग से शर्तें हो सकती हैं, अलग से गाइडलाइन हो सकती है उनके लिए, तो कैसे पैकेजिंग होगी, क्या होगी, कैसे आपको पैक करना, कैसे आपको माल को ले जाना, तो उनके लिए अलग से शर्तें भी की जा सकती हैं। अगर मान लो पेट्रोल का टैंकर है, केमिकल का टैंकर है, तो उसमें पैकेजिंग के बारे में कि भाई कैसे पैकेजिंग करोगे, कैसे उसमें रखना है आपको, किस तरीके से ले जाना है, वो सारी शर्तें उनके लिए तय अलग से की जा सकती है। तो इसी के बारे में है। एक मिनट, अब ये वाला जो है ये भी काफी बड़ा है, अब ये कल देखेंगे 80, ये भी देखना है थोड़ा सा, देखिए कल देखेंगे। हालांकि इसमें जब तक आपने जितने जो पढ़े हैं अभी सेक्शन सब एक ही हैं, एक सेक्शन पढ़ लोगे तो सब पढ़ लिए, एक सेक्शन पढ़ लिया आपने तो सब पढ़ लिए, कोई अलग से किसी में कोई ऐसी चीज नहीं है, बस सेक्शन ही याद रखना है। आप एक सेक्शन पढ़ लो कोई भी इनमें से, तो सब एक से ही है ना, सारी शर्तें एक से ही, कोई अलग है क्या, नहीं, कोई भी अलग नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आपको बस सेक्शन याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। इसमें सेक्शन याद रख लो, कोई एक सेक्शन इनमें से परमिटों वाले में से शर्तों में से कोई की एक की शर्तें पढ़ लो, सबकी शर्तें लगभग समान है। इक्का दुक्का कोई एक चेंज हो, जैसे कि जब इसमें ये माल जो है खतरनाक है तो वो लगा सकते हैं, तो ये तो आप जानते हैं एक्स्ट्रा लगाई जा सकती। बाकी जितनी शर्तें सब सेम शर्तें हैं, बाकी सारे नियम सब सेम है, सभी में एक माह पूर्व सूचना दे करके परिवर्तन किए जा सकते हैं, और सभी में जो है आपका राज्य जो क्या कहते हैं परिवहन जो प्राधिकरण है, कुल मिला के राज्य परिवहन प्राधिकरण, वहां पे आप आवेदन करोगे सभी में, तो सब में कॉमन सी बात आ गई, एक ही बात आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, देखने में बड़े हैं, बस एक बार आप एक सेक्शन पढ़ लो और बाकी आप सेक्शन सेक्शन पढ़ लो, सेक्शन याद कर लो, कोई भी एक सेक्शन पढ़ लो, सब एक सा है ना। अब चूंकि अपन तो पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक बार तो पढ़ना जरूरी है, तो बाकी आप देखिए कि कुछ अलग इसमें नहीं है, सब में एक ही बात थी, जो अपन ने पढ़ा है पूरे घंटे में वो सब एक ही पढ़ा। तो एक ही चीज है सारी के सारे सेक्शनों में, केवल सेक्शन याद करने हैं, कुछ नहीं करना, सेक्शन याद कर लो और कभी दिक्कत हो तो कोई एक आध सेक्शन पढ़ लो, शर्तें सेम है ना। बाकी जो कल पढ़ेंगे क्योंकि बड़ा है इसमें टाइम लगेगा, 8:30 बजे के बैच में फिर देखते हैं, है ना। चलिए।